हेलो, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्राइम जजमेंट इंडिया। आज के एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक खून के केस का जजमेंट जो मुंबई में हुआ था, जो इस प्रकार है। सेशन केस नंबर 439 साल है 2016 और ये था सेशन कोर्ट ऑफ दिंडोशी मुंबई का। बोरीवली डिवीज़न की ये कोर्ट थी, सेशन कोर्ट की। और इसमें फिरियादी है, अभियोजन पक्ष का नाम है महाराष्ट्र राज्य कांदिवली पुलिस स्टेशन के द्वारा ये अभियोजन पक्ष है, फरियादी है। और आरोपी का नाम है विरुद्ध आरोपी नंबर 1 अशफाक इस्लाम खान उर्फ कल्लू। इसकी उम्र 27 साल और ये जो है रहने वाला है मुस्तफ़ा कंपाउंड, शांति सेवा सोसाइटी, कांदिवली पश्चिम, मुंबई। आरोपी नंबर 2 का नाम है इम्तियाज़ इस्लाम खान उर्फ कल्लू, उम्र है 31 साल। यह रहने वाला है मुस्तफ़ा कंपाउंड, शांति सेवा सोसाइटी, कांदिवली पश्चिम, मुंबई का। आरोपी नंबर 3 का नाम है, अभियुक्त नंबर 3 का नाम है सोहेल इस्लाम खान उर्फ कल्लू, उम्र है इसकी 19 साल और ये रहने वाला है मुस्तफ़ा कंपाउंड, शांति सेवा सोसाइटी, कांदिवली पश्चिम, मुंबई का। इन सभी के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा, इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 302, 324 और 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 2016 साल का सत्र मामला संख्या 439 ये केस चला था। इसमें अभियोजन पक्ष का जो तथ्य है वो इस प्रकार है कि दिनांक 20/8/2016 को शनिवार को सुबह 10:15 से 10:30 के बीच मुस्तफ़ा कंपाउंड, शांतिनगर सेवा सोसाइटी, सेल्फी गली नंबर 3, गांधीनगर, कांदिवली पश्चिम, मुंबई में जब एक टेम्पो चालक मुश्ताक अहमद नजीबुल्ला खान अपनी मोटर ले जा रहा था तो टेम्पो ने उल्टी दिशा में अशफाक की दुकान के सामने रखे प्लास्टिक के ड्रम से टक्कर मार दी। इस्लाम खान इसलिए अशफाक, इम्तियाज़ और सोहेल इस्लाम के सभी बेटों कल्लू खान ने उनके बीच इस मुश्ताक खान को इन्होंने छाती और पेट पर एक बामी, जो स्क्रैप उठाने के लिए कुछ एक हथियार होता है, एक साधन होता है, उस थोड़ा नुकीला और घुमावदार होता है, ये इससे वार किया। अशफाक के भाई इम्तियाज़ शिकायतकर्ता सज्जन की बाईं जांघ पर चाकू से हमला किया। इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की थी उसके जांघ पे जो है चाकू से हमला किया, जबकि अशफाक के दूसरे भाई सोहेल ने सलाउद्दीन के सिर पर लोहे की कुर्सी से हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गए। इस तरह सभी आरोपियों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 324 के तहत दंडनीय अपराध किया। बाद में ये पुलिस शिकायत दर्ज की गई और कांदिवली पुलिस स्टेशन के ऑफिसर के रूप में जो ड्यूटी से जुड़े हुए थे उप निरीक्षक श्री सदानंद गुजर, उन्होंने लगभग 11 बजे शताब्दी हॉस्पिटल कांदिवली से एक फ़ोन आया उनको कि एक व्यक्ति को घायल हालत में अस्पताल में लाया गया है। श्री गुजर ने स्टेशन डायरी में इसकी प्रविष्टि की तथा अस्पताल में गए, जहाँ मेडिकल ऑफिसर ने उन्हें सूचित किया कि मुश्ताक अहमद खान के नाम के घायल व्यक्ति को प्रवेश से पहले ही, हॉस्पिटल में एडमिट करने से पहले ही मृत्यु घोषित कर दिया गया था। पीएसआई श्री गुजर ने पुलिस स्टेशन लौट गए और अपराध संख्या 67 साल 2016 पंजीकृत किया। उसके बाद सज्जाद अहमद बिकुल्ला खान नाम के व्यक्ति ने लगभग 11:40 पर उक्त थाने में संपर्क किया और घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीएसआई गुजर ने इस एक सिपाही के माध्यम से आईपीसी की धारा 302, 324 के साथ 34 के साथ दंडनीय अपराध के लिए अपराध संख्या 304 2016 दर्ज किया। पीएसआई श्री गुजर शताब्दी हॉस्पिटल पहुंचे और मुश्ताक अहमद नजीबुल्ला खान के शव का पंचनामा किया। उन्होंने पंचनामा के तहत उक्त मुश्ताक के खून से सने व अन्य कपड़ों को जब्त कर लिया। उन्होंने मुश्ताक अहमद के शव को पोस्टमार्टम के लिए रेफ़र कर दिया और शव मुश्ताक के भाई
रियाज को सौंपने के दस्तावेजों को अंजाम दिया। उन्होंने घटनास्थल पर जाकर स्पॉट पंचनामा किया, जिसके तहत उन्होंने साधारण मिट्टी और खून से सनी मिट्टी और एक लोहे की कुर्सी के नमूने उक्त स्थान से एकत्रित किए। उन्होंने स्थल का नक्शा भी खींचा और पंचनामे के तहत शिकायतकर्ता सज्जाद अहमद के कपड़े के भी जब्त कर लिए। उन्होंने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चश्मदीद सलाहुद्दीन खान बिकुल्ला खान का बयान दर्ज किया गया। उसी दिन गिरफ्तार आरोपी की जांच आंशिक रूप से अपराध जांच शाखा को सौंप दी गई। नतीजन सहायक पुलिस निरीक्षक, बाद में एपीआई के रूप में जाना जाता है, श्री केरकर ने आरोपी अशफाक का बयान दर्ज किया और पीएसआई श्री गुर्जर ने आरोपी इम्तियाज़ के बयान दर्ज किए। उन्होंने पंचों के सामने खुलासा किया कि वे बामी और चाकू को जब्त किए। तत्पश्चात उन्होंने संबंधित वसूली पंचनामा के तहत संबंधित जांच अधिकारियों के समक्ष उन हथियारों को पेश किया, जिन्हें पुलिस ने जब्त और सील कर दिया। इसके बाद आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए रेफ़र किया गया, जो शताब्दी हॉस्पिटल कांदिवली में किया गया था। हालांकि उन्हें आगे जे फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के आगे मूल्यांकन के लिए जे अस्पताल मुंबई उनके रक्त के नमूने, नाखून कतरन और बालों के नमूने भेजे गए। अगली तारीख को एकत्रित किए गए, यानी दिनांक 21/8/2016 को ये एकत्रित किए गए। मेडिकल ऑफिसर ने मुश्ताक के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम बोरीवली मुंबई से उनके रक्त के नमूने, कतरन और बालों के नमूने एकत्रित किए गए थे। इस तरह शिकायतकर्ता सज्जन के रक्त के नमूने, तीनों आरोपियों के रक्त के नमूने, नाखून की कतरत और बालों के नमूने एकत्रित किए गए। दिनांक 22/8/2016 को वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री मुकुंद पवार ने उन नमूनों को मृतक मुश्ताक के कपड़े, घायल व्यक्तियों और आरोपी व्यक्तियों के कपड़े, आरोपी से हथियार, बामी और चाकू, खून से सनी मिट्टी, ये सब पंचनामा के तहत हासिल किया और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजकर इसकी रिपोर्ट मांगी गई। इस मामले में जांच पुलिस इंस्पेक्टर, बाद में पीआई के रूप में जाना जाता है, श्री विठल शिंदे को सौंप दी गई। उन्होंने विभिन्न चश्मदीद गवाहों और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए। उन्होंने मेडिकल ऑफिसर शताब्दी हॉस्पिटल मुंबई को घायल शिकायतकर्ता और चश्मदीद गवाहों के चोट प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक पत्र लिखा। दिनांक 23/9/2016 को उन्होंने घायल चश्मदीद गवाह सलाहुद्दीन को जब्त लोहे की कुर्सी दिखाई और उसका बयान दर्ज किया। उन्होंने पुलिस उपायुक्त के माध्यम से संबंधित अभियुक्त के पास पाए गए फ़ोन नंबरों के सब्सक्राइबर डेटा रिकॉर्ड, बाद में एसडीआर कहा जाता है, कॉल डेटा रिकॉर्ड, बाद में सीडीआर कहा जाता है, ये कॉल रिकॉर्ड हासिल करने की व्यवस्था की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मुश्ताक अहमद के अंतिम मृत्यु कारण प्रमाण पत्र की आपूर्ति के लिए मेडिकल ऑफिसर पोस्टमार्टम सेंटर बोरीवली मुंबई को बुलाया गया। मेडिकल ऑफिसर ने रक्तस्राव के कारण मृत्यु और छुरा घोंपने की चोटों के कारण ये मृत्यु हुई है, ऐसा कहा। पूर्वक जांच के बाद उन्होंने पाया कि उपरोक्त आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री है। उन्होंने उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 173 के तहत चार्जशीट दाखिल की। इंडियन पिनल कोड की धारा 302, 324 और 34 के तहत अपराध के लिए विद्वान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 17 बोरीवली ने सीआरपीसी की धारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 208 का अनुपालन किया और मामले को सेशन केस में प्रतिबद्ध किया, क्योंकि ये खून के मामले जो है सेशन कोर्ट में चलाए जाते हैं। आरोपी नंबर 2 से 3 इम्तियाज़ और सोहेल को जमानत दी जाती है, ताकि आरोपी अशफाक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी मना कर दिया गया था जमानत के लिए, जो इस मामले को समयबद्ध बनाने की कृपा करता है। इस निर्णय की न्यायालय के विद्वान पूर्वज ने दोषी नहीं होने का अनुरोध करने वाले, न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने का दावा करने वाले अभियुक्त को सीआरपीसी की धारा 302, 324 और 34 के साथ दंडनीय अपराधों के लिए इनको जो है चार्जशीट समझाई गई, उनको स्थानीय भाषा में समझाया गया। तो इन आरोपियों ने अपने अपराध से इनकार कर दिया गया। उन्होंने मुकदमा चलाने की मांग की। जब ये केस चला, जब जजमेंट हुआ, तो जजमेंट जो इस प्रकार है, जो जजमेंट पारित किया गया, आदेश पारित किया गया। अभियुक्त संख्या 1 अशफाक इस्लाम खान उर्फ कल्लू को भारतीय दंड संहिता की धारा
304(1) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और उसे 10 साल के कठोर कारावास और 2,10,000 रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई जाती है। चूक करने पर 2 वर्ष की ज़्यादा कैद होगी। अपील अवधि समाप्त होने के बाद और पुष्टि के बाद कोई अपील लंबित नहीं है तो मृतक अशफाक के परिवार को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 357(1) के तहत मुआवजे के रूप में उक्त जुर्माने की राशि में से 2 लाख रुपए का भुगतान किया जाए, जबकि बाकी राशि 10,000 रुपये राज्य सरकार को जुर्माना के रूप में जमा किया जाएगा। अभियुक्त संख्या 2 और 3 इम्तियाज़ इस्लाम खान उर्फ कल्लू और सोहेल इस्लाम खान उर्फ कल्लू को धारा 324 भारतीय दंड संहिता की IPC की धारा 324 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और उनमें से 3 साल के कठोर कारावास और 1,000 रुपये की जुर्माने की सज़ा सुनाई जाती है। चूक करने पर 3 महीने की अतिरिक्त सज़ा होगी। तीनों अभियुक्तों को CRPC की धारा 428 के तहत हिरासत में ली गई अवधि का सेट ऑफ दिया जाएगा, यानी जितने दिनों तक ये ट्रायल के दरमियान ये जेल में है उतने दिनों की सज़ा दी गई सज़ा में से कम कर दी जाएगी। अभियुक्त संख्या 2 और 3 इम्तियाज़ इस्लाम खान उर्फ कल्लू और सोहेल इस्लाम खान उर्फ कल्लू को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए बरी कर दिया गया है, जबकि आरोपी नंबर 1 अशफाक इस्लाम खान कल्लू को अपराध से बरी कर दिया गया है और आरोपी नंबर 2 और 3 इम्तियाज़ इस्लाम खान कल्लू और सोहेल इस्लाम खान को अपने जमानत बांड आत्मसमर्पण करने के लिए सूचित किया जाता है और पीड़ित की सफ़ेद शर्ट, बनियान और पीड़ित का नीला अंडरवेयर ये अपील पीरियड ख़त्म हो जाने के बाद इसको जो है नष्ट कर दिया जाएगा। इस निर्णय के प्रति अभियुक्त को इस निर्णय की प्रति जजमेंट की कॉपी अभियुक्त को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। आरोपी को धारा 363 के तहत क्रमश 1 से 3 अशफाक इस्लाम खान उर्फ कल्लू, इम्तियाज़ इस्लाम खान उर्फ कल्लू, सोहेल इस्लाम खान उर्फ कल्लू को धारा 365 के तहत आगे अग्रेसित किया जा सकता है। इन आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। ये जजमेंट जो है दिनांक 12/7/2021 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिविल एंड सेशन कोर्ट बोरीवली डिवीज़न द्वारा दिया गया है और इस पे जो है माननीय जज साहब के हस्ताक्षर है। तो ये था जजमेंट जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए YouTube चैनल क्राइम जजमेंट इंडिया।